गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में पहले उसके आरंभिक जीवन, उसकी उपलब्धियों के बारे में जाना। उस उपलब्धियों में हम लोगों ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी के शासन का अंत, नंद वंश का उन्मूलन और मगध पर अधिकार, सेल्यूकस के पराजय और ईरान तक का उसका राज्य विस्तार और पश्चिमी भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय और उस विजय का कहाँ किस किस स्रोत के द्वारा पता चलता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने जाना। आज के जो वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वह जानेंगे उसकी बाकी की उपलब्धियां और उसका जो मूल्यांकन किस तरह से करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त के पार्ट को ख़त्म करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का संपूर्ण भारत पर आधिपत्य एवं साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त ने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। महावंश टीका चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक कहती है। प्लिनी ने, जिसका वृत्तांत मेगास्थनीज के इंडिका पर आधारित है, लिखा है कि मगध की सीमा सिंधु नदी है। मुद्रा राक्षस के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य चतु समुद्र पर्यंत था। पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था। इसकी पुष्टि रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से होती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त का आधिपत्य महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है, जो प्रारंभिक मौर्य लिपि में लिखा हुआ है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य अवंती के अधिपति थे। राजतरंगी से प्रकट होता है कि कश्मीर पर अशोक का राज्य था। नेपाल पर भी अशोक के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं। हम जानते हैं कि कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य कोई विजय नहीं की थी। बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। अतः कश्मीर और नेपाल पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही अधिकार स्थापित किया गया होगा। देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अशोक के अभिलेखों से, उनके प्राप्ति स्थलों एवं आंतरिक उल्लेखों से अशोक के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। कलिंग को छोड़कर यह सारा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित रहा है। अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि दक्षिण में उसका साम्राज्य कर्नाटक तक विस्तृत था। दक्षिणापथ के क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त ने अधिकार किया। यह बात संगमकालीन तमिल कवियों के उल्लेखों, जैन अनुश्रुतियों, मैसूर से प्राप्त अन्य मौर्योत्तर अभिलेखों, प्लूटार्क, जस्टिन आदि के विवरण से प्रकट हो जाती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदुकुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के विशाल प्रदेश, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक का प्रदेश चंद्रगुप्त के प्रदेश में साम्राज्य में सम्मिलित रहा था। तो इस तरह से कहा जाए तो वो संपूर्ण भारत पर ही और भारत के बाहर भी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता एवं साम्राज्य निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल एवं योग्य प्रशासक भी था। उसने भारत के इतिहास में पहली बार एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत विशाल मौर्य साम्राज्य को एक सुसंगठित शासन व्यवस्था के अधीन लाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कई नए सफल प्रयोग किए और मौर्य प्रशासन बाद के काल में आने वाले साम्राज्यों के प्रशासन का आधार बन गया। इसका श्रेय चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा कौटिल्य की अद्भुत राजनीतिक दृष्टि को दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित प्रशासन की मुख्य विशेषताएं थी: लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, उचित एवं कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन तथा कृषि, शिल्प, उद्योग, संचार, वाणिज्य एवं व्यापार की अभिवृद्धि के लिए राज्य द्वारा किए गए अनेक कारगर उपाय। डॉक्टर के नीलकंठ शास्त्री के अनुसार भारत में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने ही विशाल रूप से प्रशासकीय केंद्रीकरण का प्रयत्न किया, किंतु यह केंद्रीकरण आधुनिक केंद्रीकरण के सदस्य नहीं था, जिसमें निर्मता से नीति का एकीकरण होता है और सुनियोजित ढंग से तथा पूर्ण रूप में स्थानीय स्वायत्ता एवं उपक्रम का हनन कर दिया जाता है। कौटिल्य ने जहाँ कहीं भी नीति का विवेचन किया है, उसने प्रजाहित को प्रथम स्थान दिया है। मौर्य शासन पद्धति का प्रधान उद्देश्य प्रजा का
सतत कल्याण एवं सुखता। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी के शब्दों में चंद्रगुप्त की राजनीतिक और सैनिक सफलताएं काफ़ी उदात हैं, पर इनसे ही उसकी सफलताओं की इतनी नहीं हो जाती। वह युद्ध में जितना स्फूर्तिवान एवं था, शांति की कला में भी उतना ही कर्मठ था। नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में चंद्रगुप्त ने जिस योग्यता का परिचय दिया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य योद्धा राजाओं से वह बहुत श्रेष्ठ था। उसने जनता की सुख समृद्धि और सभ्यता की उन्नति के लिए अनेक उपाय किए थे। उसके अधीन मंत्रियों का चुनाव योग्यता और चरित्र के आधार पर होता था। न्याय की व्यवस्था समता के आधार पर प्रतिष्ठित थी। नगर प्रशासन कुशल था। संभवतः नौसेना ने जल दस्युओं का दमन कर दिया था, इसलिए यात्रियों और सारथों के लिए मार्ग निरापद हो चुके थे। दास प्रथा पर अंकुश लगाया गया था। ठीक है, अब इसके चंद्रगुप्त की सांस्कृतिक अभिरुचियों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चंद्रगुप्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान में भी रुचि रखता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त वन में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श करता था और उन्हें देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त करता था। वर्ष में एक बार विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी ताकि वे जनहित के लिए परामर्श दे सके। यूनानी लेखकों के अनुसार जिन 4 अवसरों पर राजा महल से बाहर जाता था, उनमें से एक था यज्ञ करना। इससे यह संकेत मिलता है कि यूनानियों की दृष्टि में वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र के अनुसार राजा मिथ्या मतों को भी संरक्षण देता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त एक धर्म सहिष्णु शासक था। बौद्धों के प्रति चंद्रगुप्त की गतिविधियों का हमें ज्ञान नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उल्लेख आता है कि जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा तो चंद्रगुप्त राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर तपस्या के लिए चला गया और एक सच्चे जैन भिक्षु की बातें उसने निराहार समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिए। श्रवण बेलगोला से मिले 6वीं शताब्दी ईस्वी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के बहुत से अभिलेखों में ये दोनों लेख संस्कृत तथा कन्नड़ भाषाओं में हैं, में भी उपयुक्त घटनाक्रम का उल्लेख मिलता है। और जिस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त ने निवास किया वह आज भी चंद्रागिरी के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में बौद्धिक जिज्ञासा के अतिरिक्त प्राकृतिक प्रेम और प्रखर सौंदर्यानुभूति के गुण भी थे। एलियन के अनुसार चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के एक ऐसे महल में रहता था जो वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना था। इसकी तुलना न तो मेमोनियन सुसा कर सकता था, जिसकी श्रीवृद्धि में अपार धनराशि का व्यय होता, और न एक बतना ही जिसकी महिमा भी प्रसिद्ध थी। चंद्रगुप्त के राजप्रसाद के उद्यान मोर और चक्रवाक की मधुर ध्वनियों से गूंजते थे। इसमें छायादार और नित्य हरे वृक्ष लगे हुए थे। ये एक दूसरे से गुथे हुए रहते थे। इनमें कुछ वृक्ष तो दूर दूर के देशों से मंगाए गए थे। इनमें सुंदर जलाशय बने हुए थे जिनमें मछलियां भरी हुई थी। छोटे छोटे राजकुमार इनमें मछलियों का शिकार और जल क्रीड़ा करते थे। इन सब से दृश्य मनोरम हो गया था। इससे विदित होता है कि चंद्रगुप्त को सौंदर्य से प्रेम था। उसे जीवन में आनंद और प्रकृति से सच्चा प्रेम था। सामान्यतः रूके सैनिकों में ये गुण नहीं मिलते। यह उल्लेखनीय है कि उस घटना के निकट कुम्भरहार नामक स्थल की खुदाई से मौर्य राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। चंद्रगुप्त की राज्यसभा में उसके महल से कम राज्यसभा भी उसके महल से कम गौरवशाली नहीं थी। व्याकरणाचार्य पतंजलि ने चंद्रगुप्त सभा की बड़ी प्रशंसा की है। सभा में बैठकर चंद्रगुप्त अपने प्रमुख मंत्रियों और सभासदों से विचार विमर्श करता था, राजदूतों को दर्शन देता था तथा अपने उन अधिकारियों के प्रतिवेदनों को सुनता था जिनका काम विशाल साम्राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखना था। यही राजा अपने प्रजा को न्याय वितरण का कार्य भी करता था। प्रजा प्रत्येक समय उसका दर्शन कर सकती थी, यहाँ तक कि जब वह लकड़ी के बेलनों से अपने शरीर की मालिश कराता था उस समय भी। चंद्रगुप्त के राज्यकाल में साहित्यिक प्रगति के भी प्रमाण मिलते हैं। इस काल में कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना हुई। जैन कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु को भी परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का समकालीन माना जाता है। अशोक के अभिलेखों से विदित होता है कि प्रारंभिक मौर्य काल में सूत्रों, गाथाओं और अवदानों के रूप में पर्याप्त मात्रा में साहित्य की रचना हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन करेंगे हम लोग कि चंद्रगुप्त किस तरह का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है। उसे भारत के प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट होने का गौरव प्राप्त है, इस अर्थ में कि वह भारतीय इतिहास का पहला सम्राट है जिसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित कालक्रम के ठोस आधार पर सिद्ध की जा सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चक्रवर्ती सम्राट के प्राचीन भारतीय आदर्श को व्यवहारिक रूप में चरितार्थ किया है।
उसने अपने एक छत्र शासन के अधीन भारत को पहली बार राजनीतिक एकीकरण का आधार प्रदान किया। उसने भारतीय इतिहास के विशालतम साम्राज्य की स्थापना की। पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत एवं ईरान की सीमाओं तक विस्तृत था। परवर्ती भारतीय इतिहास में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाई है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार पश्चिम की ओर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज इतने वर्षों तक प्रयत्न करते रहे और जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी के शब्दों में चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय राजा था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारत से भी बड़ा था। चंद्रगुप्त की महानता इस पृष्ठभूमि में और भी विशिष्ट हो जाती है जब हम देखते हैं कि वह किसी पैतृक राजकीय परंपरा का उत्तराधिकारी नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति से वह अपनी अद्भुत प्रतिभा एवं योग्यता के बलबूते पर सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। सामान्यतः से महानता तक उसका उत्कर्ष, शून्य से सर्वस्व तक की उसकी यात्रा इतिहास की एक नाटकीय, चमत्कारिक एवं रोमांचकारी घटना है और इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण बहुत दुर्लभ है। चंद्रगुप्त एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसने पश्चिमोत्तर भारत को विदेशों की दासता से मुक्त किया। जैसा कि जस्टिन ने लिखा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गले से दासता का जुआ उतार फेंका और उसके क्षत्रपों को मार डाला। इस मुक्ति का रचयिता सैंड्रो कोटस था। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी के शब्दों में चंद्रगुप्त पहला भारतीय नेता था जिसने अपने देश पर एक यूरोपीय तथा विदेशी आक्रमण के निराशाजनक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा। उस समय देश राष्ट्रीय पराभव तथा असंगठन का शिकार था और यूनानी शासन से अपने देश को पुनः स्वतंत्र करने का उसने अभूतपूर्व श्रेय प्राप्त किया। बाद में जब सेल्यूकस ने पुनः भारतीय क्षेत्रों पर यूनानियों का आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, चंद्रगुप्त ने उसे करारी शिकस्त प्रदान की। डॉक्टर मजूमदार के शब्दों में सेल्यूकस के ऊपर चंद्रगुप्त के इस विजय ने यह प्रदर्शित कर दिया कि बड़ी से बड़ी यूनानी सेनाएं जब उन्हें कुशल और अनुशासित भारतीय सेनाओं का सामना करना पड़ा तो निर्बल सिद्ध हुई। चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था बल्कि एक कुशल एवं योग्य शासक भी था। वह युद्ध में जितना स्फूर्तिवान था, शांति की कला में भी उतना ही कर्मठ था। चंद्रगुप्त मौर्य एक कौटिल्य ने शासन व्यवस्था के क्षेत्र में साहस के साथ प्राचीन परंपराओं का परित्याग कर नई लीकों का निर्माण किया। उन्होंने एक ऐसे अधिकारी तंत्र की स्थापना की जिसे एक अधिक शक्तिशाली और कुशल तंत्र विश्व के इतिहास में ज्ञात नहीं है। साम्राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का हित करना था। उन्होंने जिस साम्राज्य की स्थापना की, आगे चलकर उसका विस्तार प्राय समूचे भारत में हो गया। उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन आदर्श एवं प्रशासनिक तंत्र भारतीय इतिहास में आने वाले शासकों के लिए एक अनुकरणीय प्रतिमान बन गए। यहाँ तक कि मुस्लिम तथा ब्रिटिश शासकों ने भी नौकरशाही, राजस्व व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था के क्षेत्रों में मौर्य प्रशासन के आधार रूप का अनुकरण किया। आधुनिक युग के भारतीय शासन में भी मौर्य प्रशासन के आदर्शों की प्रतिध्वनि देखी जा सकती है। राज्य के सांस्कृतिक उत्कर्ष के प्रति चंद्रगुप्त मौर्य पर्याप्त अभिरुचि संपन्न था। उसके काल में वास्तुकला एवं साहित्य की प्रगति के प्रमाण मिलते हैं। यदि जैन परंपरा में विश्वास किया जाए तो विदित होता है कि चंद्रगुप्त एक राजर्षि था जो जीवन के अंतिम दिनों में राजपाट छोड़कर तपस्वी हो गया। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी के शब्दों में भारत के बहुत थोड़े शासकों को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपने इतने छोटे से शासनकाल, मात्र 24 वर्ष के शासनकाल में इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की हो। इन सब बातों से बढ़कर मौर्य राजवंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त ने पहली बार भारत को एक ऐसा इतिहास प्रदान किया जिसका क्रम नहीं टूटता और जो इसके साथ एक ही सूत्र में बंधा हुआ है इतिहास है। वह ऐसा इतिहास है जो भारत की अलग अलग जातियों तथा प्रदेशों का अलग अलग इतिहास न होकर एक इकाई के रूप में पूरे भारत को समेट लेता है।